अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फिजिक्स एकेडमी। फिजिक्स के 2021 के एमसीक्यूज की आज प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि 2021 के अंदर जो फिजिक्स का पेपर आया था वो आया था एज पर कंडेंस सिलेबस। और पैटर्न ये था कि हमें जो है वो 42 एमसीक्यूज गिवन थे सेक्शन ए के अंदर, ठीक है ना, उन्हें सॉल्व करना था। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। The mass of fissionable material needed for self-sustaining chain reaction is called। वो मास जो कि लाजमी तौर पे चाहिए, जो फिशनेबल मटेरियल है उसका कितना मास चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन के लिए, मतलब कि एक ऐसा चेन रिएक्शन जो अपने आप को सस्टेन कर सके और अपने आप को जारी रख सके। तो वो एक इंपॉर्टेंट मास होता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है विच इज नोन एज क्रिटिकल मास ऑफ दैट सब्सटेंस। क्रिटिकल मास वो मास है जो कि लाजमी तौर पे चाहिए कि इतने किलोग्राम तो होना ही चाहिए वो फिशनेबल मटेरियल सेल्फ सस्टेन करने के लिए उस चेन रिएक्शन को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसिस्टर इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस विच हैज। जो ट्रांसिस्टर होता है उसमें बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इमिटर होता है, बेस होता है और होता है कलेक्टर, ठीक है ना। इट मींस इट हैज 3 टर्मिनल्स और इसी वजह से सेमीकंडक्टर इज अ ट्रांसिस्टर इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस विच हैज 3 terminals. Question number 3. In order to increase the number of electrons in photoelectric effect में अगर हम number of photoelectrons बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या इंक्रीज करना चाहिए। याद रखिए 2 चीजें हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ती है। बट यहां पे लिखा हुआ है कि हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का एक ही तरीका है, अगर हम रोशनी की शिद्दत को बढ़ाएं, जो कि आमतौर पे रोशनी की जो सोर्स है उसको करीब करने से हो सकता है, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर। ये जो मैग्नीट्यूड होती है ड्रिफ्ट स्पीड की, चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ते हैं कि जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो होती है इन दिस ऑर्डर, यानी कि 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। क्वेश्चन 5, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/PS। ठीक है, ये प्रैक्टिस के दौरान भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि बुक में तो हमें जो है वो एक कर्व गिवन है, लेकिन याद रखिए वो जो कर्व गिवन है वो है V और P के दरमियान, और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम और रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर के दरमियान में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हम इनके दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, याद रखो अगर तो ग्राफ होता है फॉर एग्जाम्पल P और V के दरमियान में, तो याद रखो वो तो एक कर्व मिल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, एक कर्व मिल जाएगा। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ बिटवीन, ये क्या कह रहे हैं हम, जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1/P और V के दरमियान में, तो याद रखो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है, 1/P के। तो देखा जाए तो 1/P के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेट लाइन ही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो लाइफ टाइम होती है मेटास्टेबल स्टेट की, लेजर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 18 में आपको मिलेगा। और वो जो है मेटास्टेबल स्टेट जो कि अच्छी खासी स्टेबल स्टेट होती है, उसका टाइम पीरियड होता है 10⁻³ सेकेंड। और क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है कि वो पूछें लाइफ टाइम ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का तो इनफाइनाइट होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा रह सकता है। और अगर एक्साइड स्टेट का पूछें तो एक्साइड स्टेट का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है लाइफ टाइम, और वो होता है 10⁻⁻8। ठीक है जी। फिलहाल तो ये है आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर मेटास्टेबल स्टेट की जगह लिखा होता है एक्साइटेड स्टेट तो राइट आंसर होता 10⁻⁸। क्वेश्चन नंबर 7, X-rays are produced if heavy atoms are bombarded by fast moving electrons। X-rays तभी प्रोड्यूस होती हैं जब जो है हम हेवियर एटम्स को बम्बार्ड कराते हैं विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अच्छा, कॉम्पटन्स वेवलेंथ क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ का टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर फॉर्मूला आता है कि जो चेंज इन वेवलेंथ है वो बराबर होता है H/m0c और 1 - cos थीटा। और उसमें ये जो फैक्टर आता है ना, इसको बोलते हैं
कॉम्पटन्स वेवलेंथ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है h/m0c, जो कि h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और m0 जो है वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस फॉर्मूले के अंदर ये जो वैल्यू है कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस फैक्टर इज लॉरेंट्ज फैक्टर। लॉरेंट्ज फैक्टर होता है √1 - v²/c², जो कि जो है हमारे कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप मास वेरिएशन से याद रखोगे तो m बराबर होता है m0 √1 - v²/c², और अगर आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से याद रखोगे तो L = L0 1 - v²/c²। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फैक्टर है ना, इस फैक्टर को कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसिस्टर इन अ सर्किट इज यूज्ड एज। ट्रांसिस्टर को हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, एज अ स्विच, और यहां पर जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो जस्ट एम्पलीफायर का नजर आ रहा है, इस वजह से हम इसको करेक्ट करेंगे एज एन एम्पलीफायर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करूं, तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बड़ी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है इन सीरीज, यानी कि यही है राइट आंसर ना, पहला वाला। जब भी हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कन्वर्ट कर दूं गैल्वानोमीटर को इनटू किसमें, वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट बना के बताता हूं। ये है गैल्वानोमीटर और इसके साथ हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये होनी चाहिए हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये काफी हाई रेजिस्टेंस होती है। उसके जरिए ये जो पूरा का पूरा हमारा सर्किट है यहां से लेके यहां तक का, ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। ठीक है जी। क्वेश्चन 12, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, दो तरीकों से आप इस बात को समझ सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर S बराबर होता है, ठीक है जी, कितना एंगल बना, थीटा कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट करंट, ठीक है जी। और उसके लिए फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, यही वाला जो फॉर्मूला होता है, ये बनता है BNA/C, ठीक है, डेरिवेशन में देखना, लेक्चर अपलोडेड है। सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है और इसी को आपने याद रखना है, होती है BNA/C, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, B से मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स है, A से एरिया है, और C है कपल पर ट्विस्ट, यानी कि कितना जो स्प्रिंग है वो सख्त है जो गैल्वानोमीटर में लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं क्या बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से बढ़ जाती है, और C को कम करने से, कपल पर ट्विस्ट कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और इन्होंने क्या दिया है, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। बाकी सब गलत होंगे, देख लेना इसमें से ऑप्शंस। नंबर 13, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या चीज सही है, याद रखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जिसमें जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसका ईएमएफ ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल से, और जो रिलेशन है उसके मुताबिक अगर ES EP से बड़ा है तो NS भी बड़ा होना चाहिए NP से, ठीक है ना। NS भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए NP से, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है, प्राइमरी का ईएमएफ ज्यादा है और सेकेंडरी का ईएमएफ कम है, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूं अब, ठीक है जी। तो इसका मतलब NP भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और NS कम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, ठीक है जी। क्वेश्चन 14, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, ठीक है जी, दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। नंबर 15, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर होता है A/0/D। A है एरिया, ε0 है परमिटिविटी, और D जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स पे तो डिपेंड करती है, लिखा हुआ है फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है, फॉर्मूले में है। मीडियम बिटवीन द प्लेट जो कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है उस पर भी डिपेंड करती है। नहीं डिपेंड करती सिर्फ, तो अगर वो नहीं करती नेचर ऑफ प्लेट्स पे, कि प्लेट्स का नेचर क्या है, ठीक है जी, सिर्फ एरिया D और मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कि मीडियम जो कि प्लेट्स के दरमियान में होता है।
क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट, सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं अगर, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है। और याद रखो सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है। कैसे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती नहीं दरमियान में, बना के बताता हूँ। अगर सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं तो फॉर एग्जांपल ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, इस तरफ आ गई मिसाल के तौर पे हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इससे अवे मूव करती हैं और इससे भी अवे मूव कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिमिलर हैं तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से दूर भेजेंगी और दरमियान में जो पॉइंट होगा आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर आएगी 0 के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती तो उसका एक फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिमिलर कह रहे हैं तो 0 आना चाहिए। नंबर 17, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वेव को, उसको मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं और कम करते हैं, दोनों काम करते हैं। एम्पलीट्यूड को बढ़ाया भी जाता है, कम भी किया जाता है, तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीजेस। चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको चैनल पे। Number 18, the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as specific heat, ठीक है जी। और अगर यहाँ पर यूनिट मास ना लिखा होता तो हीट कैपेसिटी होता, अगर यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यूनिट मास की जगह पे यूनिट मोल होता या 1 मोल होता तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाती। और लेटेंट हीट कब होता? जब लिखा होता कि फेस चेंज करवाने के लिए, यानी कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर लेटेंट हीट का ऑप्शन होता। नंबर 19, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें जो वर्ड आ रहा है ना एडियाबैट, इस एडियाबैट का मतलब ही होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर उसी चीज को कहते हैं जो कि पास होने ना दे हीट को, ठीक है जी। Number 20, the atomic number of radioactive element is increased by the emission of alpha particle emit होता है तो याद रखिए 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक मास में 4 का फर्क आता है। पॉजिटिव होता है तो 1 डिक्रीज हो जाता है, -1 हो जाता है। गैमा रेस से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी बीटा पार्टिकल नेगेटिव इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है, जिसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहा हूं। अगर ये एक पेरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है A, और इसमें से इमिशन होता है नेगेटिव बीटा का, ठीक है। तो नेगेटिव बीटा इमिट होने की वजह से ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। और अगर पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो एटॉमिक मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा नेगेटिव बीटा पार्टिकल। 21, गाइगर काउंटर कंटेन्स एर्गन एंड एल्कोहल, दोनों कंटेन करते हैं इंसुलेटिंग मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 22, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड आर ईच कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज। 3 कैपेसिटर हैं 3 माइक्रोफैराड के, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स हैं और सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस का जो आंसर होता है वो होता है 1/c प्लस 1/c1, 1/c2 प्लस 1/c3, और कितना 3 माइक्रोफैराड कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम आएगा 3, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? ये हो गया 3/3, और आंसर चल रहा है 1/c का, कैंसिल होके आंसर 1 आएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैराड, दिस वन। Number 23, if the current passing through a wire held in uniform magnetic field is doubled, the force acting on a wire will become। कोई भी तार जिसमें से करंट पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो गवर्न करता है हमारा एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को लिखोगे तो अपनी बात आप इजीली समझ जाओगे। जो फोर्स है वो बराबर होती है BIL साइन थीटा। B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है लेंथ,
और F है फोर्स। अब सवाल को पढ़ो। करंट जो है उसको अगर हम डबल कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स भी डबल हो जाएगी। करंट को डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। क्यों? ये देख लो, करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर करंट को हम ट्वाइस कर देंगे तो फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगी। रेजिस्टर्स 3, 5, 7 आर कनेक्टेड पैरेलल जुड़े हुए हैं ये 3 रेजिस्टर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 ओम वाले में 6 वोल्ट है, तो कितना होगा 7 ओम वाले में? याद रखिए, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जब भी पैरेलल जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट सेम रहता है। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये कहा कि 5 ओम वाले के अक्रॉस अगर 6 वोल्ट है तो 7 ओम वाले के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहता है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख लेना, उसमें वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर आएगा, बल्कि याद भी रख सकते हो। नंबर कितना हो गया? 26। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज। अगर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बढ़ जाती है। देखो लॉजिकल बात है, वैसे तो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का 1 माइनस T2/T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें जो T2 है ना, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो इतना जितना इसको डिक्रीज करेंगे उतना ये छोटा आंसर आएगा। जितना छोटा आंसर आएगा 1 में से कम माइनस होगा, और 100 से मल्टीप्लाई होके बड़ा आंसर देगा। सही ना? मैथमेटिक्स की बात करी मैंने। और अब फिजिक्स की बात सुनो। हॉट बॉडी जितनी हॉट होगी उतना बेहतर है एफिशिएंसी के लिए, और कोल्ड बॉडी जितना कोल्ड होगी उतना बेहतर है एफिशिएंसी के लिए। तो ये कह रहे हैं एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा? तो याद रखो, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मींस के उसे और कोल्ड करेंगे तो जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी इंक्रीज। क्वेश्चन 27। टू इक्वल चार्जेस हैं, दोनों के दोनों 1 कूलम के हैं, उनको 1 मीटर दूर रखा है फ्री स्पेस में। तो कितनी फोर्स लगाएंगे? तो कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फ्री स्पेस की बात है तो फ्री स्पेस में K होता है 9 एक्सपोनेंट 9 के बराबर। Q1 भी 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है, और डिस्टेंस भी 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। फोर्स का आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। बाकी तो सब 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन के बराबर। नंबर ये हो गया 28। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 जूल्स के। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, लेकिन है एनर्जी का यूनिट। द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 8 ओम रेजिस्टेंस इज। सबसे छोटा आंसर क्या आएगा? सबसे छोटा आंसर तब आता है जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं। 2 है और 8 ओम है ना, 2 ओम है और 8 ओम है। पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। एक है 2 ओम और एक है 8 ओम। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए फॉर एग्जांपल इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, ऊपर इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/8 और ये हो जाएगा 1/8। एलसीएम आएगा 8, 4 + 1 होता है 5, 1/R की वैल्यू, और R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। तो 8/5 कितना होता है? 1.6। दिस इज द राइट आंसर। नंबर 30। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हम पढ़ते हैं ना, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, मैंने बताया भी था। उसमें जो B है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी कह देते हैं इसको सिंपल लफ्जों में, बट द करेक्ट नेम इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसका यूनिट होता है टेस्ला। क्वेश्चन 31। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको लेमिनेट किया जाता है हिस्टेरिकल लॉसेस को कम करने के लिए। सी द लेक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 32। म्यूचुअल इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। एक कॉइल में ईएमएफ के चेंज होने से, करंट के चेंज होने से दूसरे के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस होना म्यूचुअल इंडक्शन है, और विच इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। बाकी सब में ऐसा नहीं होता। 33। इट इज एन एक्टिव डिवाइस। इनमें से एक्टिव डिवाइस जो है ना वो ट्रांसिस्टर है। एक्टिव डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जिसको
वर्किंग के लिए किसी सोर्स की जरूरत है, इनपुट की जरूरत है। और ट्रांजिस्टर्स तभी काम करते हैं जब हम कोई सोर्स देते हैं। ट्रांजिस्टर जैसे मिसाल के तौर पे अगर ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज एन एम्पलीफायर फॉर एग्जांपल, अगर वो एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा है तो उसे हम कोई छोटा सिग्नल देंगे तो फिर वो उसको बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक एक्टिव डिवाइस है। तो ये फर्क होता है एक एक्टिव या पैसिव डिवाइस का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल। कोई सा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल तब कहलाता है जब या तो वो रेस्ट में हो या फिर मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बाकी ऑप्शन तो गलत ही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेक्ट है। 35 दिस मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बट जो हमेशा करता है दैट इज फोटॉन। The minimum energy of photon required for pair production is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू ये लिखी है बुक में, तो अब कंफ्यूज नहीं होना। 1.02 बच्चे ये भी लगा देते हैं और बच्चों ने लगाया भी एग्जामिनेशन के असेसमेंट के दौरान मैंने देखा, लेकिन करेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि किलो में करेंगे तो हो जाएगा 1.02 मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है, तो 3 अलग करो और 3 की जगह पे के ईवी आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 1020 आ जाएगा। पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जिसके पास चार्ज बराबर हो, मास बराबर हो, लेकिन चार्ज ऑपोजिट हो। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर वर्ड है ना वो इसी से ही है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का मतलब यही है। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन यही वाला है, पहला वाला। इन कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके। एन बराबर होता है नॉट और ये लिखा हुआ है ई माइनस लेमडा टी, इस तरीके से लिखा हुआ है। और जो लेमडा टी है ना, इसमें से लेमडा क्या चीज है तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नोन एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, डीके कांस्टेंट कहलाता है लेमडा। नंबर ये आ गया हमारे पास 39। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फिजन। और ये जो वर्ड है फिजन ये निकला है फिश से, और फिश का मतलब ही होता है ब्रेक होना। द ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स। जो ट्रैक फॉर्म होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर में बीटा पार्टिकल्स की वजह से वो होता है थिन ब्रोकन लाइन। क्यों थिन ब्रोकन लाइन होता है? वजह यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बोलें थिक और थिक लाइन, तो थिक कंटिन्यूअस लाइन होता है अल्फा की वजह से। क्यों? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। और जो स्कैटर्ड डॉट्स होते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये गैमा की वजह से होता है, ये गैमा की वजह से होता है, ये अल्फा की वजह से। और इन बिटवीन अगर आप आएंगे, जो आयनाइजेशन है बीटा की वो गैमा से ज्यादा है बट अल्फा से कम है, तो वो होता है थिन ब्रोकन लाइन। एंड फाइनली 43 ये हो जाएगा एम मीटर इज यूज टू मेजर। माशाल्लाह, एम मीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एम मीटर आ रहा है बेसिकली ये एम आ रहा है एम्पियर से, और एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। सो ये थे वो सारे एमसीक्यूज जो 2021 में आए। आई होप सारे आपको समझ में आ गए होंगे। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा। प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए तलाश फेस एकेडमी। अल्लाह हाफिज।